हेलो एवरीवन। तो हम आज पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल इशू। जैसा कि सबको पता है ये चैप्टर किसके अंदर आता है, तो इकोलॉजी के अंदर आता है। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, है ना। तो ये सब अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पहले आप उसको देखें, है ना। ये लास्ट चैप्टर है। अगर हम बात करें एनवायरमेंटल इशू की, तो इसमें क्या समझ में आता है। एनवायरमेंटल इशू की बात करें तो इससे समझ में क्या आता है कि एनवायरमेंट में होने वाले इश्यूज, अब एनवायरमेंट में कैसे इश्यूज आते हैं। जैसे कि हम अगर डे टू लाइफ में देखें तो हमारे आसपास क्या होता है, बाहर जैसे घर से निकलो नहीं कि क्या होता है, पॉल्यूशन दिखता ही दिखता होगा। सिंपल सी बात है, कुछ कार से पॉल्यूशन आता है, कुछ फैक्ट्री से आते हैं, है ना। वाटर हमारे कितने गंदे हो जाते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। डिफॉरेस्टेशन के कारण भी हमें प्रॉब्लम आती है ना, कि हम पेड़ को काट देते हैं, उससे भी क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे सारे प्रॉब्लम्स जो है इसके बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ के ही अराउंड है ये चैप्टर। और हमें ये चैप्टर तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। तो चलिए इस चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यू थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है। चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है, इस पर चैप्टर में बस समझो तो इन्वायरमेंट में जो भी इशू हो रहे हैं ना उसके बारे में पढ़ना है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, टॉपिक हमारा है पॉल्यूशन कंट्रोल, कि पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पॉल्यूशन को कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम किसको आ रही है, हमें ही ना आती है। अगर पॉल्यूशन होता किससे, ज़्यादातर पॉल्यूशन जो है वो इन हमारे कार से होती है, मोटर से होती है कि नहीं। जितने भी कार हैं, बसेस चलते हैं, उससे जो भी जो धुआं निकल रहा है कि वो क्या कर रहा है, हमें इन्फेक्ट ही तो कर रहा है ना। दूसरी बात, अभी बहुत सारे ट्रेन हैं जो डीजल लोकोमोटिव होते हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत पॉल्यूशन जो होता है हो ही जाता है। तो उससे अगर हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए बचने के लिए दो टाइप बताए गए हैं ना। पहला टाइप कहता है कि वो अगर हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो दो मैटर का यूज करना होगा। पहला है पार्टिकुलेट मैटर और दूसरा है गैसियस मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का कहना है कि पार्टिकुलेट मैटर के अंदर आते हैं स्क्रबर और अरेस्टर। और स्क्रबर आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना कि क्या है। देखो, स्क्रबर कुछ इस तरह का होता है, और स्क्रबर का काम है ना कि जो भी हार्मफुल गैसेस है ना उसको ये कंट्रोल करता है। मतलब वो ज़्यादातर पॉल्यूशन होने से बचाता है, हमें ज़्यादा पॉल्यूशन होने नहीं देता है ना। तो हमें अगर ज़्यादातर इस मैटर का यूज़ करना चाहिए अपने फैक्ट्री में, ताकि जो है ज़्यादा से कम से कम पॉल्यूशन जो है वो फैले। दूसरा है गैसियस मैटर। गैसियस मैटर में आता है कंबशन, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ये तीनों हैं प्रोसेस आते हैं इसके अंदर, जो बताते हैं कि पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। देखो, अब आता है इंपॉर्टेंट बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। आपको इसमें जो भी बोर्ड से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और नीट के लिए ये तो इंपॉर्टेंट ही है। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, सीपीसीबी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है बोर्ड वालों, और जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी, कि सीपीसीबी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यही बोर्ड जो है ये बताती है कि अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया तो क्या करना चाहिए, है ना। तो ये बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है ये कहती है कि अगर पार्टिकुलेट का साइज है ना, ये जो पार्टिकुलेट का साइज है, अगर 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो जाए या फिर इसके बराबर हो जाए तो वो जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। हमने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी ये कहना है कि जो पार्टिकुलेट का साइज है वो अगर 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो जाए या फिर उसके बराबर हो जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। उसके बाद आओ तो ये बताता है कि इन टॉपिक 40% फॉरेस्ट जो है वो लॉस हो चुका है अभी तक में, और टेम्परेट रीजन में 1% जो है फॉरेस्ट का लॉस हुआ है। अगर आपको याद होगा तो इससे पहले वाले लेक्चर अगर आपने देखा है, और उससे पहले वाले भी इकोलॉजी का, तो हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में बहुत बार बात किया है। जो फर्स्ट हमने लेक्चर दिया था उसमें हमने बताया था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या मतलब क्या है, कि जहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन टेम्परेट कहने का मतलब क्या हो रहा है कि दोनों मीडियम होगी मैक्सिमम, मतलब कि वहाँ पर टेम्परेचर में क्या होता है ना कि थोड़ा टेम्परेचर जो होगा वो भी मैक्स मीडियम होगा, और जो रेनफॉल होती है वो भी मीडियम होगी। मतलब ज़्यादा ना ज़्यादा बारिश होती है इस रीजन पे, और ना ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। दूसरे लेक्चर में हमने बात किया था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ वो उसमें
उसमें जितने भी स्पीसीज पाई जाती हैं वो सारे के सारे जो है अभी तक डेवलप की डिस्कवर्ड नहीं किए गए। मतलब बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो कि अभी तक डिस्कवर्ड नहीं किए गए हैं, और टेम्परेट रीजन में बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो कि डिस्कवर्ड हो चुके हैं। मतलब कुछ परसेंट ही स्पीसीज ऐसे होंगे जो डिस्कवर्ड नहीं किए गए होंगे या खोजे नहीं गए हैं। ये बात हमने पिछले क्लासेस में की थी। अब हमने क्या पढ़ना है कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जो टॉपिक है उसमें 40% फॉरेस्ट का लॉस हुआ है और टेम्परेट में 1% फॉरेस्ट का लॉस हुआ है। मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप एक ही जगह उसको याद कर सको, है ना। अगर आपके पास पेन है, कॉपी लेके बैठो, उसको लिख लेना। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं दिखा है इसलिए, तो इसको जरूर करना। क्लियर है यहाँ तक? आगे आते हैं। आगे अगर बात करें तो इंडिया में अगर देखा जाए तो पहले 30% फॉरेस्ट हुआ करता था, 30%। लेकिन अभी कितना है, 21.54%। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कितना था, 30% था, अब हो गया 21.54%, है ना। अब बात करता है ये जो एनएफआर है, एनएफआर के अकॉर्डिंग, मतलब कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि टोटल अगर बात करें प्लेन्स की तो वो 30%, 33% एरिया लेके रखा है, और हिल्स जो है वो 67% एरिया लेकर के रखे हैं। हिल्स मतलब जहाँ पर हम समझो तो पहाड़ी एरिया, और प्लेन्स मतलब जहाँ हम रहते हैं। तो देखो तो पहाड़ के जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, पहाड़ में एरिया ज़्यादा है मतलब कि पहाड़ में क्या होगा, ज़्यादातर फॉरेस्ट होंगे। और रहना के लिए अगर एरिया कम पड़ जाए तो क्या करेंगे, फॉरेस्ट को ही तो काट देते हैं। तो वही इंसान कर रहे हैं, लेकिन इससे करने से कहीं ना कहीं हमें भी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है ना। बस। नेक्स्ट है यूथ्रोफिकेशन। यूथ्रोफिकेशन एक बहुत एक प्रोसेस है जिसमें बताता है कि जो नेचुरली, जो हम समझते नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो भी लेक में गंदगी आती है ना, लेक में जो भी गंदगी आती है नेचुरली, मतलब कि हो सकता है कोई प्लांट के कारण आ जाए या फिर तो वो जो भी नेचुरली अगर गंदगी जो है वो लेक में आती है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं यूथ्रोफिकेशन। पर ऐसा अब जनरली होता नहीं है, ज्यादातर गंदगी जो है हम ह्यूमंस ही फैलाते हैं। क्योंकि ये देखो, अगर कुछ भी कचरा हुआ हम डस्टबिन में नहीं डालेंगे, देखें कहीं नली है तो वहां डालते हैं। अब सिंपल सी बात है, वो नली भी कहीं ना कहीं, वो जो नली है वो नली भी तो कहीं ना कहीं जा करके एक लेक से मिलती होगी या फिर एक नदी से मिलती होगी, रिवर से मिलती होगी ना। अब तो आखिर वो गंदगी जाएगा कहाँ, कि रिवर पे ही तो जाएगा। वो उसका फिर फिल्ट्रेशन होगा तभी समझो तो सेफ अच्छा वो बनेगा। लेकिन अगर फिल्ट्रेशन ना किया जाए तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अपने रिवर को, लेक्स को क्या कर रहे हैं, गंदा तो हम ही कर रहे हैं ना। तो ये बताता है कि ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो है यूट्रोफिकेशन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ऐसा होता कैसा है, तो ज्यादातर उसमें नाइट्रोजन का मात्रा प्रेजेंट होता है और फास्फोरस जो होता है वो ज्यादा हो पाया जाता है, जिसके कारण जो है यूट्रोफिकेशन होता है। अब दो छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, वो है ला नीना और एक होता है इल नीनो। इसमें तो कंफ्यूजन बहुत आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है नीट के अकॉर्डिंग। बोर्ड के अकॉर्डिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, लेकिन नीट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इल नीनो और ला नीना, इसका कहना क्या है देखो। ला नीना कहता है कि जो सरफेस सी का जो सरफेस होगा वो बहुत ही ज्यादा कूलर होगा, मतलब ठंडा होगा। तो आपको इसमें ट्रिक याद रखना है कि कोको कोला है ना, ये बहुत ही इजी ट्रिक है, मतलब बहुत ही ज्यादा जगह यही सब बताया जाता है ये ट्रिक के लिए। देखो कोको कोला हम सब पीते हैं, कोको कोला आप खुद बताओ कि वो गर्म में अच्छा लगेगा या फिर ठंडे में अच्छा लगेगा। तो ठंडे में अच्छा लगता है क्योंकि सिंपल सी बात है, ठंड उसको हम ठंडा करके पीते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो ये जो कोको कोला, याद रखना कि लाल नीना जो है उसका जो सी सरफेस होता है वो कूलर होता है, और इल नीनो जो होता है उसका सी सरफेस होता है ये हॉटर होता है। अगर दोनों में से आप ये याद कर लो ना तो दोनों याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीवेज। सीवेज का क्या कहना है, तो सीवेज कहता है कि ये दो टाइप्स के होते हैं, एक है डोमेस्टिक, दूसरा है इंडस्ट्रियल। सीवेज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक है डोमेस्टिक, दूसरा है इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक सीवेज कहता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर आएगा, और इंडस्ट्रियल सीवेज कहता है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ इनऑर्गेनिक मैटर भी इन्वॉल्व होगा। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है सीवेज का, सीवेज में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बीओडी के, है ना। किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, बीओडी के प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आपको याद रखना है।
अब आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में। तो न्यूक्लियर एनर्जी के दो प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम है? पहला है एक्सीडेंटल लीकेज, दूसरा है सेफ डिस्पोजल। एक्सीडेंटल लीकेज और सेफ डिस्पोजल का कहने का मतलब देखो, इसको लॉजिकली समझो। सेफ डिस्पोजल कहने का मतलब क्या है? सेफ हम डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं, डिस्पोज कैसे कर सकते हैं? मान लो कुछ हमें डिस्पोज करना है अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे बहुत अंदर तक का, और क्या करेंगे, जो भी हमें डिस्पोज करना है उसको हम क्या करेंगे, उस गड्ढे में डालेंगे और ऊपर से उसको पैक कर देंगे। तो सेम यही कहता है कि अगर हमें सेफ डिस्पोजल करना है तो 500 मीटर के अंदर क्या करो, कोई भी चीज को रख दो और उसको वापस से क्या करो, ढक दो, तो ये हो जाएगा सेफ डिस्पोजल। और एक्सीडेंटल लीकेज का कहना है कि 3 माइल आइसलैंड एंड कर्नोबाइल इंसिडेंट। देखो इसलिए आपको ना याद करना पड़ेगा, ये जो एक्सीडेंटल लीकेज है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सारी बात लॉजिक के थ्रू मतलब हम समझा नहीं सकते हैं। तो ये आप एक्सीडेंटल लीकेज याद कर लेना। पर अगर आपको सेफ डिस्पोजल, अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक जरूर करना, और अगर आप सेफ डिस्पोजल याद कर लोगे तो इसका वो आपको याद हो ही जाएगा, है ना। और ये याद रखना है आपको कि ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पिछले साल ही, सॉरी इस साल ही नीट में पूछा गया था, है ना। 2022 में पूछा गया है इससे क्वेश्चन। डायरेक्ट एक्सीडेंटल लीकेज का ही क्वेश्चन आया था कि ये न्यूक्लियर एनर्जी में कौन सा प्रॉब्लम करता है। एक ये था ऑप्शन में, और दो और तीन ऑप्शन जो है अलग अलग थे। तो आपको ये इससे ये याद रखना है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी का ही प्रॉब्लम है ना। चलो, अब यहाँ पर देखो ये तीन नाम दिख रहे होंगे आपको, एक दिख रहा है रमेश चंद्रा, एक है अहमद खान, दूसरा है फॉर्म, और लास्ट है फॉर्म मतलब की। अब तीनों ने क्या, तीनों का मतलब क्या है, तीनों ने किया क्या है वो अब जानना है ना। तो जो रमेश चंद्रा थे, उन्होंने क्या किया था, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की थी, है ना। रमेश चंद्रा ने क्या किया था, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की थी। उस फार्मिंग का नाम रखा था हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। रमेश चंद्रा जो है वो क्या किए थे, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का शुरुआत किए थे, उस फार्मिंग का नाम था हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। फिर अहमद खान जो है, अहमद खान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है कि वो जो है पॉली ब्लेंड और बिटूमेन, है ना, पॉली ब्लेंड और बिटूमेन का लेयर को यूज करके क्या किया था, उसने बेंगलोर में रोड बना दिया था। अब यहाँ पर भी हम जो है ऐसा ही रोड बन रहा है, मतलब प्लास्टिक, जो भी प्लास्टिक होते हैं जो डिस्पोजल नहीं होते हैं, उसका क्या किया जा रहा है, इसे पॉली ब्लेंड के साथ मिक्स करके उसके उससे भी रोड हम बना सकते हैं। और ये प्रोसेस अभी चल ही रहा है बहुत जगह, है ना। तो आपको याद रखना है कि अहमद खान ने ही सबसे पहले जो है पॉलीब्लेंड और बिटुमेन को मिलाया था और उससे रोड बना दिया था बेंगलोर में। तीसरा है फॉर्म, फॉर्म का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड ऑफ आर्केटा मार्स। ये आपको याद रखना है कि फॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है। ये इसने इसका कहना क्या था, इसका काम क्या है कि इन डन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। फॉर्म का काम कहाँ पर है, तो ये जो भी हम इंटीग्रेटेड वेस्ट होता है जो वाटर में हम डालते हैं ना, तो उसको रिमूव करने का काम करता है, मतलब क्लीन करने का काम करता है, वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है ना। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस में कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो CO2 प्रेजेंट होता है, उसके बाद CH4 मतलब कि मीथेन प्रेजेंट होता है, उसके बाद CFC प्रेजेंट होता है, और सबसे कम जो है N2O प्रेजेंट होता है, जो कि 6% होता है। अब आते हैं ओजोन लेयर में। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ना, ओजोन लेयर जो है, इसको मैंने को पहले वाले लेक्चर में ही कंप्लीट करना था, पर उस टाइम ये छूट गया था, तो मैंने यहाँ पर उसको कंप्लीट कर दिया है ना। तो ओजोन जो है, हमें पता है ये ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के ऊपर वाले लेयर में, है ना, जहाँ तो उसका फुल फॉर्म, सॉरी उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला है O3। ये सबको आता है। तो ये सिंपल सी बात है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। और हमें पता है ओजोन लेयर बहुत ही डेंजरस होता है हमारे लिए, उससे कैंसर भी हो सकता है। ये सब मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, लेकिन ये कुछ 3 पॉइंट जो थी वो जो है बच गई थी, तो मैंने फिर से इसमें लिख दिया है। जैसे कि इसको मेजर हम करते हैं कि इसमें डॉप्शन यूनिट में मेजर किया जाता है। इसको डिग्रेड करना होगा तो हमें CFC का यूज करना पड़ेगा। इससे कौन, ओजोन से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, तो स्किन कैंसर हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है, और कैटरेक्ट भी हो सकता है। तो ये आपको ओजोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो याद करनी है।
देखो अब ये जो है ना, ये मैं क्या बोलूँ कि ज़्यादा इम्पोर्ट इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, पर जिससे जिससे क्वेश्चन आया है ना मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है ना। लेकिन अब मैं एनसीईआरटी में सारा दिया है तो कवर तो करना ही है अपने को कि कौन कौन से एक्ट हुए थे। तो मैंने एक स्टोरी बनाई है, वो स्टोरी अगर आप अच्छे से याद कर लो तो आपको पूरा जो है ये है ना, ये चार्ट याद हो जाएगा। देखो कैसे समझना है इस चार्ट को, है ना। एक थी अमृता देवी, है ना। एक कौन थी, एक लड़की थी जो कि अमृता देवी है। उसने सबसे पहले एक एक्ट दिया था। उस एक्ट का नाम रखा था अमृता देवी, अमृता देवी विशनोई, जो कि 1731 में अपना एक्ट दिया था इसने। उसके बाद क्या हुआ 1974 में, है ना, 1974 में एक मूवमेंट हुआ, उसको कहते हैं चिपको मूवमेंट। और चिपको मूवमेंट में ये बताया जा रहा था कि फॉरेस्ट को कटने से कैसे रोकें। इस चिपको मूवमेंट का सिंपल सी बात है, वो उसको बहुत अच्छे से याद होगा जिसने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, जो किसी को सबको नींद आता है। तो या इसमें क्या होता है एक्चुअली, कि बस इतना जानना, चिपको मूवमेंट में क्या बताया जा रहा था कि अगर पेड़ को कटने से रोकना है ना तो तुम खुद पेड़ से चिपक जाओ, समझो तो। इसीलिए इसको चिपको मूवमेंट कहते थे कि अगर तुम पेड़ चिपक जाओगे तो जल्दी जो काट रहे हैं वो काटेंगे नहीं। तो पर ऐसा होता नहीं था भाई, मार के भगा देते थे, है ना। तो भी पेड़ जो है वो कटना रुका नहीं, पेड़ तो तब भी कट ही रहे थे। लेकिन ये चिपको मूवमेंट आपको याद रखना है कब आया था, 1974 में आया था। उसके बाद ये जो 1974 में एक्ट होने के बाद धड़ास तुरंत मतलब समझो तो एक एक्ट आया। उस एक्ट का नाम है JFM, और ये एक्ट आ गया 1980 को। 1974 के बाद कब आया, 1980 को आया। अप्रोक्स अगर देखा जाए तो कितने साल बाद आया, 6 साल के बाद आया। क्लियर है यहाँ पर, 6 साल के बाद आया। फिर बात करते हैं, एक आ गया एयर पॉल्यूशन। तुरंत बाद इसके जस्ट बाद क्या आ गया, एयर पोल्यूशन। हम देखो सिंपल सी बात है, चिपको मूवमेंट में क्या हुआ, पेड़ को बचा नहीं पाया इंसान, पेड़ को कटने दिया, कटते गया तो बाद में क्या आया, पेड़ के कटने से ऑक्सीजन में कमी आई, ऑक्सीजन में कमी आई तो क्या हुआ, एयर का पॉल्यूशन क्या हुआ, बढ़ गया। तो एयर पॉल्यूशन कब मिला सबसे पहले, 1981 में, है ना। तो भी हम नहीं सुधरे, तो भी करते गए, तो भी पेड़ को काटते गए। तो काटने के बाद पेड़ कटते गया, उसके बाद एक एक्ट आया जो कि उस एक्ट का नाम है एनवायरमेंटल एक्ट, और ये दिया गया 1986 में। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, देखो ये आपको याद रह जाएगा, चिपको मूवमेंट 1974, 6 साल बढ़ा दो 180, 6 साल और बढ़ा दो क्या हो जाएगा, 186 हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, है ना। क्लियर है, ये तीनों आप उस तरह से लॉजिक से याद कर लिए, वेरी गुड। आपको एयर पोल्यूशन भी याद रह जाएगा, JFM के बाद जस्ट 1 साल के बाद आया था एयर पोल्यूशन 1981 में पेड़ के कटने से। अब इसमें 6 साल को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 1987 आएगा कि नहीं आएगा। तो 1997 में एक्ट आया था जिसमें के साथ साथ एयर पोल्यूशन भी था और नॉइज पोल्यूशन भी छुपा हुआ था। एयर पोल्यूशन के साथ साथ नॉइज पोल्यूशन भी हमें मिलने लगा कब, 1987 में, है ना। 1987 में क्या आ गया, एयर पोल्यूशन तो था ही, साथ ही साथ नॉइज पोल्यूशन भी होना दिखाई देने लगा। क्लियर है, देखो ट्रिक आप लगाते जाओ, 6 साल इसमें जो ऐड करो तो 1981 में 6 जोड़ोगे तो सिंपल सी बात है 1987 हो जाएगा, इससे आप ये याद कर लोगे। अब इसके जस्ट बाद क्या आया, 1987 में ही, ये डेट को मार्क कर लेना, 1987 में ही एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन कर दिया गया था 1987 में ही। इसलिए साइन किया गया था ताकि जब देख रहे थे कि फॉरेस्ट के कटने से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत इसने एक प्रोटोकॉल बनाया, उसमें साइन किया 1987 में ही। और ये जो है हमें इफेक्टिव कब मिला, तो ये इफेक्टिव मिला था 1989 में, मतलब कि 2 साल के बाद जो है हमें लगा वो प्रोटोकॉल बनने के बाद कि हाँ अब जो है पहले से कंडीशन कुछ ठीक हो रहा है। पर इसके बीच भी, है ना, इसे 1987 के बाद जो है, इसके बाद क्या हुआ, 1987 के जस्ट बाद जो है एक पॉलिसी आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। उस पॉलिसी के अगर बात करो तो वो पॉलिसी कब आया था, वो पॉलिसी आया था 1988 में। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने जिस तरह एक सीरीज में याद दिलाया ना, आपको उसी तरह याद करें। सबसे पहले चिपको मूवमेंट हुआ था, उसमें आप 6 जोड़ दो, JFM आया था, उसमें 6 जोड़ दो तो इन्वायरमेंटल एक्ट हुआ था। फिर आ जाओ एयर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन हुआ 1981 में, उसमें 6 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन प्लस नॉइज पोल्यूशन। और उसमें अगर एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1998 को। तो सिंपल सी बात है, ट्रिक है 6 6 6 प्लस 6 प्लस 1, 6 प्लस 6 प्लस 1, है ना। इससे इजी ट्रिक अब क्या ही लगाओगे यार। पर आपको लगे तो आप लगा लेना, है ना।
अब है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर का मतलब क्या होता है? कैटालिटिक का मतलब है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में कौन कौन आएंगे? तीन मेटल आते हैं, कौन कौन से? प्लेटिनियम, पैलेडियम और रोडियम। क्लियर है? कौन कौन से जो आते हैं? तो प्लेटिनियम, पैलेडियम और रोडियम। यहाँ तक क्लियर है? अब है कन्वर्टर का काम। कन्वर्टर जो है ये काम करता है कि जो भी हार्मफुल गैस होते हैं उसको नॉन हार्मफुल गैस में कन्वर्ट करता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या है कि एक ऐसा मेटल है जो कि क्या कर रहा है, वो हार्मफुल गैसेस को नॉन हार्मफुल गैस में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कि नॉन हार्मफुल गैस को, मतलब हार्मफुल गैस को नॉन हार्मफुल में कैसे कन्वर्ट करेगा, है ना? तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, पर आपको बस ये जानना है कि इसका काम क्या है। तो ये जो है हार्मफुल गैस को नॉन हार्मफुल गैस में कन्वर्ट कर देगा। उससे क्या होगा कि फ्री लीड फ्री पेट्रोल एंड डीजल, इससे क्या होगा कि ज्यादा पॉल्यूशन जो है नहीं होने देगा, है ना? अब हम बात करें तो हमें, ये हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था ना कि बहुत सारे ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो किसके कारण होता है, तो कार के कारण होता है ना, ये सब मोटर के कारण होता है, कुछ डीजल इंजन चलते हैं इसके कारण भी होता है। अगर हम पेट्रोल और डीजल को हटा करके अगर हम सीएनजी को ले आए तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि एक तरह से वो भी तो हमें हार्मफुल ही करते हैं। पेट्रोल और डीजल आखिर क्या कर रहा है, इसको ये जलता है तो क्या होता है, पॉल्यूशन तो इसी से आखिर फैल रहा है ना। तो अगर हम इसको हटा करके रिप्लेस करके सीएनजी को ले आए तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। और तो हम बात करते हैं कि सीएनजी और पेट्रोल और डीजल में सबसे अच्छा सीएनजी ही क्यों होता है। सबसे पहली बात तो हमने जान लिया कि ये जो है ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, है ना। दूसरी बात ये कि ये मोर एफिशिएंट होता है, मतलब कि बहुत ही अच्छा होता है। बहुत, और ये मोर चीपर, मतलब पेट्रोल और डीजल से बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है। लेकिन उसकी एक ड्रॉबैक है कि इसकी एक ड्रॉबैक ये है ना कि अगर हमें सीएनजी और चाहिए होगा तो इसके लिए एक ट्रैक समझो, तो एक से होता है ना कि ट्रैक तैयार करना पड़ेगा, मतलब उसके रोड के अंदर से पूरा एकदम वायर बिछाना पड़ेगा, किसी है ना गैस का पाइप लगाना पड़ेगा समझो। तो उस पाइप के थ्रू ही सीएनजी हम ले सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा कॉस्ट पड़ेगा। पर एक बार अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। पर ऐसा तो है नहीं कि सीएनजी लगा दिया तो सब सीएनजी, मतलब पेट्रोल की जगह सीएनजी गैस भी लगा दी तो चलेगा। पर इसके लिए जो भी डीजल से चलने वाले इंजन हैं, पेट्रोल से चलने वाले इंजन हैं, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, उनको भी क्या करना पड़ेगा, सीएनजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा एक जो है बस भी बना दिया था जो कि सीएनजी से चल सकता है, जो कि न्यू दिल्ली में बनाया गया था 2000 के आसपास, है ना। तो वो जो था, पर उतना चला नहीं था, पर तो इसीलिए जो है ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स ने सीएनजी से चलने वाला जो है बसेस या फिर कार जल्दी नहीं बनाया है। पर अगर बनाए तो हम क्या, हमारे लिए तो फायदा ही है ना, मोर एफिशिएंट है, बहुत चीपर भी है, और उसको कोई भी चोर जो है ना चोरी नहीं कर सकता, पहली बात, है ना। इसको कोई भी चोर जो है चोरी नहीं कर सकता है। कैसे लेके जाएगा बताओ, तो गैस को लेके किस में जाएगा, कैसे लेकर के जाएगा? क्या बोतल में भरेगा क्या, तो गैस रह जाएगा क्या? नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। अब है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है। तो डिग्रेडेशन होने के कारण क्या है कि हम उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स का सही से यूज नहीं कर रहे हैं, और इसको हम प्रॉपर मैनेजमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। तभी तो नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि हमने उसका प्रॉपरली यूज नहीं किया, ना ही उसको हमने प्रॉपरली मैनेजमेंट दिया है। पेड़ कटते आ रहे हैं तो ये क्या प्रॉपर यूज नहीं है। पेड़ जला रहे हैं, फॉरेस्ट को जला रहे हैं, हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, उससे पॉल्यूशन जो है फैल रहा है। तो क्या हम सही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो या फिर क्या है, इम्प्रॉपर यूज और इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है, और उसी के कारण क्या है, नेचुरल रिसोर्स का डिग्रेडेशन हो रहा है। क्लियर है? पर एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट दिया गया है, तो ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, वो हमें बताना है। पहला है क्या, सॉइल इरोजन, इसके कारण भी जो है नेचुरल रिसोर्स का डिग्रेडेशन हुआ है।
डेजर्टिफिकेशन के कारण भी जो है सोइल, ये जो नेचुरल रिसोर्स है उसका डिग्रेडेशन होता है। सिंपल सी बात है, सोइल इरोजन कब होता है, मतलब पानी जब नहीं मिलेगा, पानी अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सोइल्स जो है वो फटने लगेगी ना, रूखे पड़ जाएंगे, तो उसके कारण सोइल इरोजन होता है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, आपने कहीं डेजर्ट को देखा होगा ना, डेजर्ट में कितनी हमें प्यास लगती है, अगर आप 2 घंटा रह जाओ ना डेजर्ट में, तो भाई आपको गला सूख जाएगी, वहाँ पानी तक नहीं रहता, पानी नहीं रहेगी। तो सिंपल सी बात है, पानी अगर नहीं रहेगा तो क्या वहां पर खेती की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, तो ये भी एक तरह से क्या है, ये भी डिग्रेडेशन का ही काम कर रहा है। दूसरा है वाटर, लास्ट सॉरी तीसरा है वाटर लॉगिंग, और चौथा है सॉइल सैलिनिटी। ये 4 मैनेजमेंट है जो कि बताते हैं कि नेचुरल रिसोर्स का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, है ना। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलो या शॉर्ट में ई वेस्ट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें ना, तो ये हमारे कंट्री में है ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का काम है कि जो भी रिसाइकल करना चाहें, जैसे कि हो गया मोबाइल फ़ोन, हो गया मोबाइल फ़ोन में पता है ना, उसको अगर हमें रिसाइकल करना है तो हमें इंडिया में क्यों नहीं होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर इतने वर्कर नहीं है, वर्कर करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको भी क्या होता है, नुकसान होता है, उनके स्किन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और अदर कंट्री में क्या है ना, इसके लिए मशीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो जो भी रिसाइकल करना होता है वो मशीन ही कर देती है, जिससे क्या होता है, किसी को कोई हार्मफुल जो है वो नहीं होता है ना। तो यहाँ हमारे इंडिया में क्या है, रिसाइकल की प्रॉब्लम्स है ना। और यही फर्क होता है कि डेवलपिंग कंट्री में और एक डेवलप हो चुके कंट्री में। इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रहा है। आज हम 4G यूज कर रहे हैं, फिर 5G यूज करेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है। पर ऐसा नहीं है कि इन और जो डेवलप कंट्री है वहां पर तो और भी अच्छा, समझो तो सब यूज करते हैं ना, बहुत सारे जगह तो अभी देखो मेट्रो है, बुलेट है, वो बाकी हमारे यहाँ तभी नॉर्मली चल रहा है, तो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो डेवलपिंग कंट्री में थोड़ी तो प्रॉब्लम आती ही है ना। और डेवलप्ड हो चुके कंट्री में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ये बताता है कि हमारे इंडिया में रिसाइकिल की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री नहीं है बस। लास्ट टॉपिक है अपना जूम कल्टीवेशन। इसमें देखो, इसका एक स्टोरी है ना, मैं शॉर्ट एकदम तुरंत बताता हूँ, शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। जूम कल्टीवेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके क्या करते हैं, जो भी इंसान है ना वो खेती करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कोई भी फॉरेस्ट एरिया चले जाएंगे, और जहां पर उन्हें लगे कि मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, ये फॉरेस्ट का एरिया है, मान लो इन्हें ये एरिया जो है ये अच्छा लगा, तो ये क्या करेंगे, वहां पर जो भी ट्रीज लगे होंगे उसको क्या करेंगे, कट करेंगे, है ना, कट कर देंगे। कट करने के बाद जो भी उसके पार्टिकल्स बच जाएंगे, जो भी कुछ बचा हुआ होगा उसको क्या करेगा, जला देंगे। जलाने से क्या होगा, वो फर्टिलाइजर का काम करेगा, और वहां पर जो है कुछ बीज फसल उगा देंगे, कुछ खेती कर देंगे, तो उससे खेती जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो सिंपल सी बात है, फर्टिलिटी रेट वहाँ की बढ़ जाएगी। तो वो तब तक खेती करेंगे जब तक वहाँ पर उसकी फसल अच्छी हो रही होगी। जब देखेगा कि नहीं, फर्टिलिटी रेट इसकी अब कम हो चुकी है, तो ये फिर से उठेंगे और कहीं फिर और जाएंगे, किसी और फॉरेस्ट में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि कहाँ उन्हें खेती करनी चाहिए, और वही प्रोसेस को दोबारा से दोहराएंगे, फिर से पेड़ को काटेंगे, फिर पेड़ को जलाएंगे, फर्टिलाइजर का काम करेगा, और फिर से वहां अपना वो खेती कर लेंगे। उस कल्टीवेशन को ही कहते हैं जूम कल्टीवेशन। कुछ आदिवासी ऐसा ही करते थे, जो कि ऐसा करना गलत है आखिर, क्योंकि ये फॉरेस्ट जो है आपकी, सिंपल सी बात है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है ये, कि आपका जहां मन किया मतलब आपने वहां खेती कर दिया। पर ये एक्चुअली ये क्या है, गलत है ना। जी बिल्कुल। और यहाँ हमारा चैप्टर होता है फिर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा था पर इंटरेस्टिंग था, कि और हमारे डे टू डे लाइफ के अराउंड था, तो ये चैप्टर हमें पढ़ना ही चाहिए था, है ना। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या, कि क्या इश्यूज आते हैं वो हमने देखा ही था। और सबसे मज़ेदार टॉपिक तो आपको लगा होगा ना, जूम कल्टीवेशन, जो कि एक बहुत ही यूनिक तरह का मेथड था, समझो तो, है ना। तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में भी और बोर्ड में भी, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करो। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।